दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। उसका 14 चैप्टर है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। 14 सितंबर को नवाब शफत अली खान अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे कृष्णापुर से खैर गांव की तरफ। एक चौराहे सी जगह पे पहुंचे तो एक बैलगाड़ी गोली की तेजी से भागती चली आ रही थी। जैसे ही इनकी गाड़ी दिखी तो वो जो गाड़ी का चलाने वाला था और उसकी वाइफ बैलगाड़ी से कूदे और भाग के इनकी गाड़ी की तरफ आ गए। उनकी आंखें और उनकी घबराहट देख के मालूम चल रहा था कि इन्होंने देख लिया है मैन ईटर को। इन्होंने उनको पानी दिया, थोड़ा शांत किया, उसके बाद पूछा और उन लोगों ने किस्सा बताया। अब नवाब साहब के साथ फॉरेस्ट गार्ड लक्ष्मण थे, जिनको जंगल का एरिया उसी तरीके से पता था जैसे उनको अपना हाथ पता था। अब जो उन्होंने बताया वो जगह थी तीसरी स्ट्रीम को क्रॉस करके। अब नवाब साहब और उनके साथी बड़ी ही सावधानी पूर्वक चलते गए। पहले इन्होंने क्रॉस करी फर्स्ट स्ट्रीम, फिर क्रॉस की सेकंड स्ट्रीम, और फिर जैसे ही ये पहुंचे तीसरी स्ट्रीम पे इन्हें सड़े मांस की बदबू आई, यानी कि टाइगर ने कोई शिकार किया हुआ था। अब ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ के ये आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर इनको आते और कुछ सामान मिला पेट का, जो कि था किसी गाय का, और वहां पर क्लियरली घसीटने के निशान भी थे। ये लोग थे कंपार्टमेंट नंबर 86 में और इनके साथ थे वेटनरी डॉक्टर सुजीत कुमार। उन्होंने जल्दी से 2 डार्ट रेडी कर ली। अब ये डार्ट गन लेके बड़ी सावधानी से आगे बढ़े। अब ये ड्रैग मार्क को फॉलो कर रहे थे और ये उस जगह पे पहुंचे जहां बैलगाड़ी से उस गाड़ीवान ने टाइग्रेस को देखा होगा। अब जब ये सूखे नाले के पास पहुंचे तो वहां पर इनको घसीटने के निशान, अवनी यानी T1 के पग मार्क्स और उसके बच्चे के पग मार्क्स मिले। लेकिन अवनी ने इन लोगों के आने की आहट सुन ली थी और उसने उस शिकार को जंगल में ज्यादा गहराई की तरफ खींच लिया था। दोस्तों, आपको पता है कि टाइगर सूंघ नहीं सकता बहुत ज्यादा, लेकिन उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, और जब वो सो रहा होता है तब भी उसके कान मूव कर रहे होते हैं, यानी सोते सोते भी सुन लेता है। एक ये मान्यता है कि टाइगर एक शिकारी की सांसों को सुन लेता है जब वो मचान पर बैठा होता है। एक बार ये सोती हुई टाइग्रेस को मचान के ऊपर बैठकर देख रहे थे। इन्होंने देखा कि 2 सांबर डियर 30 मीटर की दूरी से एक रिवर स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे थे। अब टाइग्रेस जो सो रही थी उसके कान मूव कर रहे थे। जब सांबर डियर थोड़ा आगे निकल गए तो टाइग्रेस ने अपना सिर उठाया और देखा कि हाँ, सांबर चले गए, फिर सो गई। यानी वो सोते सोते भी आहट को महसूस कर रही थी और उसे इस बात का ख्याल था कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। अब ये बोलते हैं वापस उस जगह पे जहां मैं अवनी को फॉलो कर रहा था, हम बड़ी ही सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। सूरज डूब रहा था और रोशनी जा रही थी, अंधेरा आ रहा था। अब ये ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर पग मार्क साफ साफ दिख रहे थे। एक जगह पे पानी था और वो हल्का हल्का सा मटमैला हो रहा था। इसका मतलब अवनी अभी अभी यही थी, इन लोगों की आहट सुनकर आगे गई है। अब जिस जगह पे टाइगर आराम करता है वो जगह हल्की हल्की सड़ी हुई सब्जी की बदबू या सड़े हुए मांस की बदबू छोड़ रही होती है। अब जो टाइगर होता है उसकी एक डिफरेंट स्मेल होती है। अगर आप बोले कि अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस और बिल्ली की यूरिन की स्मेल मिला दी जाए तो वो स्मेल बनेगी टाइगर की स्मेल। असगर ने धीमी सी आवाज सुनी गुर्राहट की। उसने इशारा किया नवाब साहब को, उन्होंने भी सुना और उसके बाद आई एक जोरदार गुर्राहट और हिस्स की साउंड। उसके बाद वार्निंग साउंड आई जो एक गुर्राने की आवाज होती है, और उसकी थोड़ी देर बाद अचानक से अवनी प्रकट हुई लैंटाना की झाड़ियों से और उसने चार्ज किया। और वो जो चार्ज किया
वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक चार्ज था। अवनी हमसे 15 मीटर की दूरी पर थी। हमने उसकी खूबसूरती तो देख ली थी, लेकिन अब जो था मौत जैसा भयावह दृश्य, और जिससे हमारी जान बची वो कारण था कि हम डरे नहीं, चुपचाप खड़े रहे उसी जगह पे। जब अवनी ने देखा कि ये लोग डर नहीं रहे हैं, उसने अपनी पूंछ घुमाई और वापस झाड़ियों में गायब हो गई। 1 मिनट के बाद फिर से गुस्से से गुर्राने की आवाज सुनाई दी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि वापस लौट जाना बेहतर है, क्योंकि लाइट कम हो रही है, सब कुछ हमारे खिलाफ है, अवनी के फेवर में है। हमने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, फिर वापस जाने लगे, और लंगूर की कॉल हमें बता रही थी कि हमारा पीछा किया जा रहा है, यानी अवनी हमारे पीछे आ रही थी, हम पर निगाह रख रही थी। फिर हम गाड़ी तक पहुंचे और ड्राइव करके अपने कैंप वापस आ गए। अगले दिन फिर सुबह कंपार्टमेंट नंबर 86 की तरफ ये लोग बढ़ चले। साथ में थे एसीएफ, वेटनरी डॉक्टर। इनकी कैंपर में पिंजरा भी रखा हुआ था, जाल भी रखा हुआ था, यानी तैयारी पूरी थी कि अगर आमना सामना हुआ तो अवनी को लेके ही आएंगे। कंपार्टमेंट नंबर 86 के रास्ते में एक रुकावट हमारा इंतजार कर रही थी। उस इलाके के रेंजर अपनी बुलेरो लेके खड़े थे, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। हमारे साथ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। उनसे उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं डिविजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के कि आपको उस इलाके में ना जाने दिया जाए जहां पर कल अवनी ने शाम को चार्ज किया था। एसीएफ ने कहा कि वो रैंक में रेंजर से बड़े हैं, वो उनको नहीं रोक सकते, लेकिन रेंजर का कहना था उनके पास डीसीएफ के ऑर्डर्स हैं। वहां पर अगली सीन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए नवाब साहब ने एसीएफ से कहा कि हम लोग वापस चलते हैं, और ये लोग वापस आ गए पंदरकावाड़ा में एक होटल में। अब इनका कहना है कि इनको स्टेट के हाईएस्ट ऑफिसर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने ऑथराइज किया था इस टाइग्रेस को ट्रैक करने के लिए, लेकिन एक रेंजर ने हमारा बना बनाया प्रोग्राम खराब कर दिया अवनी को पकड़ने का। अब इन्होंने पीसीसीएफ कॉल किया और बोला इस तरह से रुकावट खड़ी की गई और मैं इस ऑपरेशन का पार्ट नहीं रहना चाहता। अब जब ये डिनर कर रहे थे तो डीसीएफ वहां पर आई और उन्होंने कहा कि वो रेंज ऑफिसर को गलतफहमी हो गई थी और मिसकम्युनिकेशन हो गया था, और बार बार उनके रिक्वेस्ट करने पर कि आप इस ऑपरेशन में बने रहें, मैं उस ऑपरेशन में बने रहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमारे वेटनरी डॉक्टर सुजीत ने कहा अब वो यहां नहीं रुकेंगे और वो रांची चले गए। जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं जिन्हें हैवी हंटिंग राइफल से निशाना मारना नहीं आता, इसीलिए बाहर से हंटर्स बुलाए जाते हैं। लेकिन 1972 के बाद से शिकार पर रोक है, इसलिए ऐसे हंटर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और जो जंगल को जानते हैं, अब गायब हो चुके हैं। मैं आखिरी निशानी हूं उन शिकारियों की जिन्हें ट्रेडिशनल तरीके से ग्रूम किया गया था। बंदूक जो जंगल में जरूरी है, आजकल हर जगह वर्जित है, और बिना हैवी बंदूक के कोई कैसे जंगल में पैदल जा सकता है, एक खतरनाक जानवर को स्पॉट कर सकता है या ट्रैक कर सकता है। और एक ऐसा आदमी जिसे नॉलेज है, वो कई बार इगोइस्टिक क्लैश का शिकार हो जाता है। शिकार के कई लोग समर्थक हैं, कई विरोधी हैं। अब नवाब साहब का कहना है कि सेलेक्टेड हंटिंग कई बार फायदे का सौदा होती है जानवर के कंजर्वेशन के लिए। कई बार कोई जानवर अपनी ब्रीडिंग एज के बाद भी जंगल में चरते रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बारे में काफी बहस होती है, लेकिन भारत के अंदर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को मारने की परमिशन दी जाती है। पंजाब में जंगली सुअर को मारा जा सकता है और खाया भी जा सकता है। कई जगह पर कुछ अलग तरीके के नियम हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में यह नियम है कि नीलगाय को मारा जा सकता है, लेकिन उसी खेत में जिसे उसने नष्ट किया हो। अब अगर मैं अफ्रीका का उदाहरण दूं, जहां पर 4 लाख हाथी है, हमारे यहाँ 30,000 हैं, वो हाथी मारने की परमिशन देते हैं, उसके बावजूद उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर पाते हैं।
नामीबिया, बोत्सवाना हाथी, लेपर्ड, लायन मारने की परमिशन देते हैं बहुत सारे पैसे लेके, और उस पैसे का बहुत सारा हिस्सा लोकल कम्युनिटीज के पास जाता है। बहुत सारे देश हैं जो ओल्ड मेल्स को हंट करने की परमिशन देते हैं। इस तरीके से जो जानवर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे होते हैं उनकी संख्या में कंट्रोल लगाया जाता है। इसके साथ जमीन और जानवर का बैलेंस बनाया रखा जाता है। कोई ऐसी ब्रीड जो जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो वो अपने आप भी नष्ट हो जाएगी। हाथी जंगल को नष्ट करते हैं, और अगर हाथी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जंगल को नष्ट कर देंगे। इंटरनेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जब फॉरेस्ट को कंट्रोल किया जाता है तो वहां सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता। वहां पर यह कोशिश की जाती है कि वाइल्ड लाइफ जंगल के अंदर ही रहे, रिजर्व फॉरेस्ट में रहे, जंगल के बाहर ना आने पाए। और जब लोकल कम्युनिटीज को फायदा होता है तो वो भी वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करने लगते हैं। भारत में लोकल कम्युनिटीज को हमने जंगल का दुश्मन बना दिया है, और ये जंगली जानवर के कंजर्वेशन के खिलाफ है। तो दोस्तों, इस तरह से 14 चैप्टर कंप्लीट हुआ। 15 चैप्टर होगा ट्रैंकुलाइजेशन टेल्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।